हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। साइना क्लासेस यूट्यूब फैमिली में तमारू स्वागत छू। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हूँ तमारी समक्ष लईने आवी छुं धोरण 10 विषय हिंदी एनु जे बीजू चेप्टर छे बुढ़ी काकी। तो आज आपणे विद्यार्थी मित्रों जे बीजू चेप्टर छे ए बुढ़ी काकी ई समजवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे आ जे प्रकरण 2 समजता पहेला हूँ तमने समजावी दऊं के जे मैं जे अमारी चेनल में जे पेलू चेप्टर प्रभुजी जो चंदन हंपानी ई चेप्टर मूकेलुं छे। जो तमे आ विडियो ना जोयो होय तो तमे प्लेलिस्ट में जोई अने तमे आ विडियो जोई लेजो, बराबर। तो हवे आपणे आज जे प्रकरण 2 बुढ़ी काकी ई समझी लईए। तो पहला आपणे एना लेखक कोण छे, एनो जन्म क्यारे थयो, एनुं मृत्यु शुं क्यारे थयुं, बराबर, ई बधुं समझी लईए। तो चालो आपणे शरूआत करीए। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे चेनल में नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी अमे नवा नवा विडियो मूकीए एनी नोटिफिकेशन तमारा सुधी पहोंची जाय। शू नाम है पाठनु? तो के बुढ़ी काकी, बराबर। तो एना लेखक कोण छे? तो विद्यार्थी मित्रों ना लेखक छे प्रेमचंद। प्रेमचंद जन्म क्यारे थयो? तो के 1880 अने मृत्यु क्यारे थयुं? तो के 1936 में, बराबर। तो कि जे प्रेमचंद था एनो जन्म क्या थयो? तो कि हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? तो कि उसका मूल नाम था धनपत राय था। शिक्षा कहाँ की? तो शिक्षा काल में उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू भाषा की भी अध्ययन किया था। अंग्रेजी भाषा के साथ उसके उर्दू भाषा भी अच्छा व्यवहार था। प्रारंभ में वो कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे, यानी कि कुछ वर्षों बाद स्कूल में रहे, यानी थोड़े शिक्षा विभाग में वो अच्छे इंस्पेक्टर भी रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वो हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के एक महान व्यक्तित्व थे। जो प्रेमचंद है वो बहुत अच्छे एक भारतीय साहित्य के व्यक्तित्व थे। तो अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण उनके उपन्यास है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रह की थी। प्रेम की नवेदी और करबला और संग्राम के उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध के संकलन है। बुढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसी दयनीय वृद्धों की अवस्था और हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है, यानी कि यहाँ हमें प्रेमचंद ने जो कहानी दिखाई है बुढ़ी काकी यानी कि जो वृद्धावस्था में जो काकी की जो अवस्था होती है, हालत होती है, बुढ़ापा में व्यक्ति को क्या जो भुगतना पड़ता है, यह हमें प्रेमचंद ने जो वृद्धों की क्या अवस्था होती है, यह हमें एक कहानी द्वारा हमें लेखक ने ध्यान खींचा है, समझाया है। तो अब कहानी हम पढ़ते हैं। बुढ़ापा बहुत बचपन का पुनरागमन हुआ करता था। बुढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवाय कोई न चेष्टा शेष भी थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने का अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा है। समस्त इंद्रियां, हाथ पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती, घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता, उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। इस पैराग्राफ में हमें लेखक ने समझाया है कि जो बुढ़ापा है उसका, जो बुढ़ी काकी है उसका बुढ़ापा आ गया तो उसे जो बचपन में जो उसका जो बुढ़ापा आ गया तो पुनरागमन यानी कि वापस आना, तो उसका बचपन वापस आ गया है कि जैसे बचपन में जो बालक जो जिद करता है, इसीलिए बुढ़ापा में लोग छोटे छोटे बच्चों की तरह जिद करते हैं और
ऐसा भी बर्ताव करते हैं। यहाँ बूढ़ी काकी भी इसका हाल ऐसा ही है कि वो बचपन जैसा जो व्यवहार करते हैं। तो बूढ़ी काकी के जो उसकी इच्छाएं क्या थी, तो बूढ़ी काकी की इच्छा एक थी कि उसे स्वाद, जीभ में एक स्वाद की जो श्रेष्ठता, यानी विद्यार्थी मित्रों इच्छा, कि उसको एक इच्छा रह गई थी कि उसे खाने की बहुत इच्छा होती थी। उसका बात बात में वो रो पड़ती थी और उसकी समस्त इंद्रिय यानी हाथ पैर वो सब उसको काम नहीं करते थे अच्छी तरह। वो अपने जमीन रात दिन जमीन पर पड़ी रहती थी और जो उसके घर वाले थे उसके साथ बहुत जो बर्ताव है अच्छा नहीं करते थे और उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करते। और कभी कभी ऐसा होता था कि जो उसको खाने के लिए जो समय सर उसे खाना नहीं मिलता था और खाने का समय बीत जाता था, यानी कि कम मात्रा में मिलता था, थोड़ा ही उसे खाना मिलता था। और जब उसके घर वाले बाजार से कोई भी वस्तु लाते थे तो उसे नहीं मिलती थी, तो वो बूढ़ी काकी क्या करते थे कि जब छोटा बच्चा जिद करता है, रोने लगता है, इसीलिए वो रोने लगती थी। और उसका रोना है वो एक साधारण नहीं था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, यानी गला फाड़ फाड़ कर रोना, यानी जोर जोर से रोना। बूढ़ी काकी जोर जोर से रो पड़ती थी, उसकी ऐसी हालत थी। अब हम आगे देखते हैं कि हमें प्रेमचंद ने क्या लिखा है इस आगे जो पैराग्राफ में। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था, बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब तक एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाई हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बुढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाई से मिलता था। इस पैराग्राफ में क्या कहा लेखक ने कि जो बुढ़ी काकी थे उसके पति स्वर्ग सिधाए, स्वर्ग सिधाना यानी मृत्यु होना, कि जो बूढ़ी काकी थे उसका पति वो भी उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी और उसके जो बेटे थे युवानों में, तरुण यानी युवान, वो भी चल बसे थे यानी मृत्यु हो गया था। अब उसका कोई सहारा न थी। कौन था सहारा? तो उसका भतीजा यानी उसका जो भाई का जो बेटा, उसके सिवाय कुछ भी उसका सहारा नहीं था। तो उसकी जो संपत्ति थी, धन दौलत थी, वो किसके नाम कर दी? तो उसका भतीजा था, उसके सब संपत्ति उसे दे दी। और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बुद्धिराम। तो बुद्धिराम ने सब संपत्ति लिखवाते समय बुढ़ी काकी को क्या दिया था? तो कि लंबे छोड़े वादे, यानी बहुत बहुत आशा दी कि मैं तुम्हें ये करूंगा, तुम्हें पालन पोषण करूंगा, लेकिन सब कुछ वादे वचन है वो सब भूल गया था। जैसे कुली डिपो जो दलाल होते हैं वो सब इस तरह यहाँ उदाहरण दिए गए हैं कि वो सब्ज बाग था, यानी कि वो बहुत आशाएं जो उसके आशाएं थी ये कम थी या झूठी थी। यहाँ उस बुढ़ी काकी की जो वार्षिक आय थी, यानी कि जो उसकी जो वार्षिक आवक थी वो कम नहीं थी, बहुत थी, लेकिन बुढ़ी काकी को पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलता था, बहुत कठिनाई यानी मुश्किल से मिलता था। इसीलिए यहाँ परिस्थिति बुढ़ी काकी की होती है। लड़कों का बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है और फिर जब माता पिता यहाँ रंग देखते हैं तो वह बुढ़ी काकी को और सताया करते हैं। कोई चुटकी फाड़ कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, काकी चीख कर मार कर रोती। परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती थी, अतः वे संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। यहाँ लेखक ने कहा था कि जो लड़के हैं, जो गांव के लड़के हैं, वो बुढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यानी विद्वेष यानी कि खराब बर्तन करते हैं, जो बुढ़ों को बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ बुढ़ी काकी को भी लड़के हैं वो बहुत हैरान परेशान करते हैं। इसीलिए जिस समय जैसे माता पिता अपने जो बुढ़े के साथ व्यवहार करते हैं, इसको देखकर बच्चे हैं वो भी इसका व्यवहार करते हैं। इसीलिए यहाँ बुढ़ी काकी को सब हैरान परेशान करते हैं, सताए करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? तो कोई चुटकी काट कर, चुटकी का नहीं चितला भरना और उस पर पानी की कुल्ली कर देना, यानी कि उस पर पानी फेंकना, पानी की पिचकारी फेंकना, इससे सब बर्तन करते हैं। और जो काकी, बुढ़ी काकी, वो खूब रोती थी, जोर जोर कर रोती थी। और किसके लिए रोती थी? वो खाने के लिए रोती थी। उसे खाना कोई भी देता नहीं था और खाने के लिए हमेशा रोती थी। और उसका जो संताप, आर्तनाद यानी खूब दुख, जो उसको जो भी दुख है वो कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, कोई समझ नहीं पाता था।
संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाई के डर से अपने हिस्से की मिठाई जबीना बुढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार, और यद्यपि काकी के शरण उसकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में वह कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता के उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। इस पैराग्राफ में लेखक ने कहा कि संपूर्ण परिवार है जो उसमें काकी का अनुराग यानी प्रेम, जो प्रेम करने वाली कौन थी तो कि बुद्धिराम की जो छोटी लड़की थी उसका नाम क्या था तो कि लाडली, वो बुढ़ी काकी से बहुत प्रेम करती थी। और लाडली अपने दोनों भाइयों कि जो अपने दोनों भाई थे उसके डर से अपनी जो अपने मिठाई आती थी अपने हिस्से में, वो सब क्या करती थी तो बुढ़ी काकी के पास बैठकर वो खाया करती थी। वो बुढ़ी काकी को समझ सकती थी, उसका बुढ़ापा समझ सकती थी। यही उसका रक्षागार यानी उसका स्थान था। वो हमेशा बुढ़ी काकी के पास जाती थी और उसकी लोलुपता यानी कि इच्छा उसको महंगी पड़ती थी, क्योंकि उसको भैया है वो खूब हैरान करते हैं, वह बुढ़ी काकी के पास चली जाती थी। और जो उसके भाइयों के जो अन्याय है, जो अपने भाइयों है, वो दोनों बुढ़ी काकी के कितने भी अन्याय करते हैं उसकी तुलना में ये जो लाडली है वो बहुत अच्छी थी। और उसको अपने मन में कुछ भी स्वार्थ और ऐसी भेदभावना कभी नहीं थी, और ऐसी भी सहानुभूति अपने मन में लगी थी यहाँ एक लाडली बेटी से। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के का सुखराम का तिलक आया है, उसी का उत्सव है। घर में भीतर स्त्रियों गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों के पर कहाड़ चढ़े थे, एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर से फैली हुई थी। यहाँ का कि रात का समय था और बुद्धिराम के घर पर शहनाई बजी थी, यानी कि कुछ भी जो उत्सव है इसके कारण, और गांव के जो बच्चे हैं उसका जो वो सब जो गाने का और रसवाद यानी आनंद ले रहे थे। आज क्या हुआ था तो क्या आज बुद्धिराम के जो बड़े लड़के हैं उसका नाम क्या था तो कि सुखराम, उसका तिलक क्या आया था, यानी तिलक उत्सव आया था बुद्धिराम के घर। उसका उत्सव था और घर की जो अंदर स्त्री है वो क्या कर रही थी तो गाना गा रही थी। और जो बुद्धिराम की पत्नी का नाम क्या है तो बुद्धिराम की पत्नी का नाम रूपा था, वो सब क्या कर रही थी तो वो मेहमान के लिए भोजन का प्रबंध यानी भोजन बना रही थी, व्यवस्था कर रही थी। और भट्टियों पर यानी चूल्हे पर क्या हुआ था तो कि कढ़ाई चढ़ी थी, उसमें क्या होता है भोजन बन रहा था। तो भोजन में क्या क्या था तो इसमें पुड़िया थी, पूरी कचौड़ियाँ निकल रही थी, पूरी और कचौड़ी ये सब बना रही थी। एक में बड़े पतीले में बड़ा पतीला है, इसमें क्या बन रहा था तो मसालेदार सब्जी बन रही थी और चारों तरफ घी और मसालों की सुगंध फैली हुई थी, यानी चारों तरफ अच्छी सुगंध फैली हुई थी। इसी जो सुखराम का जो तिलक आया था उस समय अच्छी वानगी बनाई गई थी। बुढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, यहाँ सुगंध उसे बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं है, मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यहाँ सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वो रो न सकी। यह बुढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी, कचौड़िया में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कहाड़ के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बुढ़ी काकी ने उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से वो चौखट से उतरी, धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। यहीं कि इस पैराग्राफ में कहा कि जो बुढ़ी काकी अपनी जगह कोठरी यानी कि उसकी जो बैठने की जो उसकी जगह है वहाँ वो बैठी थी और जो खाने की सुगंध चारों तरफ से आ रही थी और मन ही मन उसे
ऐसा लग रहा था कि बड़ी देर हो गई, कोई मेरे लिए भोजन क्यों नहीं लाए। तो सब लोग, उससे लगता था कि सब लोग भोजन कर चुके हैं, सब ने भोजन कर लिया है और मैं ही बाकी हूँ। यह सोचकर उसे बहुत रोना आता है, यानी कि अच्छे प्रसंग में रोना, अपशकुन होना, उस डर से वो रो नहीं सकी थी। और बुढ़ी काकी अपने मन ही मन कल्पना करती है। क्या कल्पना करती है? तो उसे जो कल्पना में क्या दिखाई देता है, तो वो पुड़िया की तस्वीर देखने लगती है और नाचने लगती है। कैसी पुड़िया है? तो कि खूब लाल लाल और फुली फुली यानी नरम नरम पुड़िया होगी, उससे कल्पना करती है। और जो कचौड़ी है वो कैसी होगी? तो उसमें अजवाइन होगी, इलायची होगी, उसकी सुगंध आ रही होगी। और ऐसी कल्पना करती है कि मुझे एक पूरी मिल जाए तो मैं हाथ में लेकर उसे देख लेती। पर उसको क्या हुआ, उसने जो मन में क्या जो विचार किया कि जो मैं क्यों न चलकर वहाँ कहाड़ के सामने जो पुरिया वहाँ तलती है, अच्छा अच्छा खाना बनता है, उसके सामने बैठ जाओ। और इसने ऐसा निर्णय लिया और वो अपने जो चारपाई से उठकर अपने हाथों के बल से यानी हाथ रखकर जो कठिनाई से यानी मुश्किल से अपने जो जगह पर चारपाई से उठकर धीरे 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 तो वो निकल पड़ी और कहाड़ के सामने पास आ बैठी। जहाँ पुड़िया तलती होती वहाँ वो बैठ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ, जहाँ वहाँ पुड़िया जहाँ खाना बनता था वहाँ आई तो उसे ऐसी धीरज लगी कि जिसने जो भूखे कुत्ते होते हैं और सामने जो भूखा कुत्ता हो सामने खाने के लिए सम्मुख यानी सामने बैठा हो, ऐसा उसे लगता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार्य से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी इस कमरे में, कभी कहाड़ के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती और कुटती भी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती। इस अवस्था में वो बुढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुओं पर झपट लेता है, उसी प्रकार वहां बुढ़ी काकी को झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, तब तक धैर्य न हो सका। इसीलिए जो रूपा थी, जो बुद्धिराम की पत्नी थी, वो क्या कर रही थी? तो उसके घर जो उत्सव था उसमें जो कार्यभार्य से जो प्रसंग था, इसीलिए वो इधर उधर भागती थी, परेशान हो रही थी। और कभी क्या होता था, कभी इस कमरे में जाती थी, कभी भंडार में जाती थी, सब अकेले ही उसे दौड़ना पड़ता था, अकेले सब काम करना पड़ता था। इसीलिए वो चिंता में थी और क्रोध में थी। वो क्रोध प्रकट करने के लिए उसे क्रोध किस पर प्रकट करूं उसका समय नहीं मिलता था। सब अकेले कारभार उठाने से वह क्रोधित हुई थी। इस अवस्था में उसने किसको देखा? तो उस अवस्था में उसे बुढ़ी काकी का जो पुड़िया तलती थी, वहाँ रसोई बनती थी, वहाँ देखा और जल उठी यानी क्रोध प्रकट हुआ। उसका जो क्रोध था उसे रुका नहीं गया। और जिसलिए यहाँ हमें मेंढक का उदाहरण दिया गया है कि जिससे वो जंतु को झपट में लेता है, इसी प्रकार जो रूपा ने क्या किया तो बुढ़ी काकी को दोनों हाथ झटकर यानी कि दोनों हाथ जोड़कर कहा कि आपके पेट में आग है या पेट है या पाड़, आपका पेट है या पटारा? इसीलिए जो गुस्से में बोलती है और तुम्हारी जगह है वो कोठरी, यानी तुम्हें जहाँ तुम्हारी जगह है वहाँ तुम्हारा दम घुटता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, ऐसी जो क्रोध में आकर कहती है। और क्या कहा है उसने कि अभी तो जो हम सारे मेहमान आए हैं उससे नहीं खाया और भगवान को भी भोग नहीं दिया, तो तुम्हें कैसे हम खाना दें? इसी तरह तुम धीरज नहीं रख सकती, इसीलिए सब कुछ इधर उधर उसको बोलती है और अच्छा व्यवहार नहीं करती। बुढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ गए हैं और मेहमान खाने लगे हैं। बुढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं वहाँ कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी में दुख था। सच तो यही है कि जब तक मेहमानों लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझे इतनी देर भी न रह गया।
अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। बुढ़ी काकी ने अपना वो कुछ भी नहीं बोली, वो रो पड़ी और रोने से कहीं कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप वहाँ से वहाँ अपनी जगह पर चल गई। और भोजन जो तैयार हो गया था और आंगन में जो पतीले पड़ गए थे और मेहमान भी खाने लगे थे, तब क्या हुआ, बुढ़ी काकी का इधर उधर रूपा ने सब कुछ बोला, इसलिए उसको पश्चाताप हो रहा था और वहाँ अपनी जगह पर चली गई। और उसे रूपा से नहीं क्रोध था, उसे लगा था कि वो अपनी जल्दबाजी में बोल गई थी और उसे लगा था, अपने पश्चाताप हो रहा था कि हमारे घर सारे मेहमान आए थे, वो भी उसने नहीं भोजन किया, घर वाले तो कैसे खाएंगे, वो सब भूखे हैं और मुझे इतनी धीरज नहीं रखी गई। अपने आप पश्चाताप, अपने आप जो दुखी होती है फिर क्या निर्णय लेती है कि जब तक मुझे भोजन करने के लिए कोई भी नहीं बुलाए तब तक मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे पश्चाताप कर रही थी। मन ही मन इस प्रकार विचार वह बुलावा का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे, किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बुढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी। उसकी स्वादेंद्रिया गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मसालेदार मालूम होंगी। चाहे कोई भी बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी, यही न लोग कहेंगे। इस विचार से नहीं, कहाँ करे, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है, मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। यहाँ बुढ़ी काकी ने क्या किया कि मन ही मन उसमें विचार आ रहे कि वो इंतजार कर रही थी तो मुझे भोजन के लिए बुलाए जाएंगे, लेकिन अपने मन को मनाने के लिए वहाँ लेट गई और धीरे धीरे क्या करने लगी, तो धीरे धीरे गाना गाने लगी। और कितनी देर हो गई फिर भी उसे भोजन के लिए कोई नहीं बुलाने। तो उसे लगा कि जो रूपा है वो मुझे गुस्सा हो गई है क्या, सब उसके मन में क्या जो कल्पना होती है कि सब खा पी कर चले गए हैं कि मुझे कोई बोला ही नहीं आया। और उसे वो अपने मन में क्या करती है और अपनी कल्पना करती है कि मैं जो कितने दिनों के बाद मुझे सब खाने के लिए मिला है, जो पूड़िया है मैं उसके साथ खाऊंगी तो सब्जियां के साथ खाऊंगी। और उसमें मन में ही अपने जो स्वाद है उसकी जो इंद्रिया है वो सामने आने लगती है और उस मन में तरह तरह के मशरूबे यानी कि जो विचार है, इच्छाएं है, वो उसके मन में आने लगती है। क्या कहती है कि मैं सब्जी के साथ क्या खाऊंगी, पूड़िया खाऊंगी, फिर क्या खाऊंगी तो कि दही और शक्कर से क्या खाऊंगी तो कचौड़िया रायते, ये सब मैं अच्छी तरह से खाऊंगी। जो लोग जितना भी कहे, मुझे भला बुरा बोले, मैं तो खाऊंगी, मांग कर खाने लगूंगी। यही जो कल्पना करती है, जो लोग को जो कुछ कहे इसका विचार नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, कहाँ है और कितने दिनों के बाद मुझे पूड़िया मिल रही है, तो मैं अपना मुंह झूठा कर यानी कि अपना उसका अपमान कर मैं क्यों उसको थोड़े ही उठ जाऊं, यही थोड़ा खाना खाकर क्यों उठ जाऊं, मैं तो पेट भरकर खाऊंगी। इसीलिए बचपना जैसा व्यवहार बुढ़ी काकी करती है। यहाँ हमें वो कल्पना अपने मन में करती है। तो विद्यार्थी मित्रों આપણે આજે મેં તમને ભાગ 1 બુઢી કાકીનો જે મારા સરળ શબ્દમાં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડજો।